हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। आज दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की, ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की। ठीक, आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले आ चुके हैं तथा जिन्हें आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, ये सेशन जो है आपके लिए थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आपकी परीक्षा से पहले आपकी तैयारी को एक आधार प्रदान करेगा। अतः आप सब देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें प्रोत्साहन देता है। तो इसके माध्यम से आप हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकें तथा आप लोगों तक दे सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विशेष है, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखो, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। 2017 के पेपर में एक सवाल आया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या जाना जाता है। फिक्स डिपॉजिट, सही की गलत। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, बियरर चेक और डिमांड ड्राफ्ट, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले जान लिया जाए ये प्लास्टिक मनी क्या होता है। ठीक है, देखिए, हम सवाल के साथ साथ ही उसकी थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी बताते चलेंगे, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो प्लास्टिक मनी क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक मनी से तात्पर्य है ऐसा कार्ड जो प्लास्टिक का बना होता है तथा जिसके माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। ऐसा कार्ड जो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है तथा जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, भुगतान। पहले सिर्फ इसमें क्रेडिट कार्ड आता था, लेकिन अब प्लास्टिक मनी के अंदर क्रेडिट कार्ड के अलावा डेबिट कार्ड और एटीएम भी आते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पहले सवाल का उत्तर हमने जाना, जिसका सही जवाब क्या था, क्रेडिट कार्ड। यानी प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जानते हैं हम, क्रेडिट कार्ड को। किसको, क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल का उत्तर हो गया क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। यानी अगर डेबिट कार्ड भी दिया रहता तब भी सही होता, एटीएम यानी कि एटीएम कार्ड दिया रहता तब भी क्या होता, सही होता। बाकी जो है फिक्स डिपॉजिट, बियरर चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ये प्लास्टिक कार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, एटीएम को। ठीक है, क्लियर। एक क्रेडिट कार्ड और क्या, डेबिट कार्ड, एक और क्या, ठीक है, एटीएम। ठीक, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लास्टिक मनी होते हैं। और क्लियर हो रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी 2017 में आया हुआ है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए, दो टर्म्स आ गए। एक टर्म क्या आया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और दूसरा क्या आ गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए पहले आपको सकल घरेलू उत्पाद जानना होगा, यानी कि क्या, जीडीपी। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है। ठीक, किसी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किया गया व खर्च किया गया सारा धन क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध, ठीक है, क्या नाम है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक, अब जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी। अब जीएनपी कैसे निकालते हैं, अब जीडीपी में देखिए, ठीक, अब कोई भारत का पूरा जीडीपी ले लिया जाए। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते होंगे, वे पैसा कहां भेजते हैं, भारत में भेजते हैं। वो पैसा कहां भेजते हैं, भारत में। तो जीडीपी में वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जीडीपी प्लस क्या हो जाएगा, नेट इनफ्लो, यानी कि आया हुआ पैसा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आया हुआ पैसा। ठीक, लेकिन यहां भी बहुत सारे बाहर के लोग रहते हैं जो यहां पर काम करते हैं, लेकिन पैसा कहां भेजते हैं, अपने देशों को भेजते हैं। ठीक है, तो वो पैसा इसमें से निकल जाएगा, माइनस नेट आउटफ्लो। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल गया। क्या कि जीडीपी में क्या जोड़ रहे हैं, आया हुआ पैसा, और क्या घटा रहे हैं, यहां से बाहर गया हुआ पैसा। ये निकल गया हमारा क्या, जीएनपी। हमें क्या कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जीएनपी से क्या घटाएं। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, एनएनपी। अब एनएनपी क्या, ठीक है, कोई उत्पाद हो गया। अब एक से एक वित्तीय वर्ष में कोई उत्पाद मान लीजिए आपने खरीदा अप्रैल महीने में। ठीक है, अब क्या 6 महीने बाद भी उस उत्पाद की वही वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें उसकी मशीनरी में गिसावट आ जाएगी। ये गिसावट यानी कि डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, जब हम इसमें जीएनपी से निकाल देंगे तब हमको मिलेगा क्या, एनएनपी। यानी कि क्या लिख दिया जाए, जीएनपी माइनस ह्रास। ठीक है, डिप्रिसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। ये निकल गया हमारा क्या, एनएनपी। यही पूछा हुआ था।
ठीक है, कि एनएनपी जीएनपी में से क्या घटाएं कि एनएनपी निकलेगा, तो क्या घटाया जाए, हानि या ह्रास घटा देते हैं। ठीक है, क्या घटा देते हैं, हानि या ह्रास घटा देते हैं। क्लियर है ना, ठीक है, हानि या ह्रास घटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 सवाल हो गए हमारे। ठीक है, ठीक, बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, आराम से, ठीक है, पानी वानी लेकर बैठे, ठीक, और सारे सवालों को नोट करते चलेंगे, और जो बोल रहा हूं वो भी नोट करेंगे, क्योंकि सिर्फ सवाल ही नहीं देखना है, साथ साथ जो बोला जा रहा है आप उसे भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या जाना, प्लास्टिक मनी कौन कौन सा होता है, ठीक, डेबिट कार्ड होता है, एटीएम होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड होता है। जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसे हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, वो हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक मनी हमें मिल जाएगा। एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से क्या घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, ह्रास या हानि घटा देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किस शासक का विस्तार भारत के बाहर भी था, भारत के बाहर भी था। ठीक है, सवाल समझ गए, किस शासक का विस्तार भारत के बाहर भी था। ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कह रहा है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी कह रहा है ए व बी दोनों। ठीक है, क्या ए व बी दोनों। ठीक है, क्या पूछा हुआ है कि किस शासक का विस्तार, ठीक है, भारत के बाहर भी था, किस शासक के, ठीक, जो राज्य विस्तार था वो भारत के बाहर था। तो सवाल जवाब क्या होगा, अब बताइए जरा, तो कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, ए व बी दोनों। तो सही जवाब क्या होगा, ए व बी दोनों, यानी कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। 2017 में ये भी सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, कि कौन वो शासक था जिसका राज्य जो है, ठीक, एक भारत के बाहर भी था, तो वो कौन है, कनिष्क और कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क आपको पता होगा संपूर्ण चीनी रेशम मार्ग पर इसने कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमाएं जो है ईरान तक फैला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमाएं कहां तक फैलाई थी, ईरान तक फैलाई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में उपस्थित है। ठीक है, ये भी 2017 का ही सवाल है। ठीक है, ये भी कब पूछा हुआ है, 2017 का सवाल पूछ रहा है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन लिख रहा है, लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है हिमाचल प्रदेश, क्या, हिमाचल प्रदेश। बी लिख रहा है क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, सी क्या लिख रहा है, ठीक है, सी लिख रहा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, और डी है जो है तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु। क्या पूछा हुआ है, लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, कौन सा, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। ठीक, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। जवाब क्या होगा, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में और कौन सा है, लिपुलेख तो है ही। ठीक है, लिपुलेख के अलावा नीति दर्रा, कौन सा, नीति, माना, ठीक है, धुंगला, ये सारा सबका कहां है, ठीक है, उत्तराखंड में। किसको किससे जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा रास्ता, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, कौन सा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहां पर है, ठीक है, एक उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2017 में पूछा गया था ये भी सवाल। ठीक, 2017 दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, कह रहा है, ठीक, अगला सवाल कि निम्न में से कौन सी नमकीन पानी की झील है। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्न में से कौन सी नमकीन
पानी की झील है, नमकीन पानी की झील पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? नमकीन पानी की झील। ऑप्शन ए लिख रहा है डल झील, ऑप्शन बी लिख रहा है वूलर झील, ठीक है। ऑप्शन सी लिख रहा है लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील। ऑप्शन डी लिख रहा है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, ठीक। पूछ रहा है कौन सी नमकीन पानी की झील है, क्या जवाब होगा? ठीक है, क्या डल झील है? नहीं, ये साफ पानी यानी मीठे पानी की है। वूलर झील भी मीठे पानी, लोकटक झील मणिपुर में, ये भी मीठे पानी। तो जवाब क्या है हमारा? चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर? उड़ीसा में। लोकटक कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर? मणिपुर। ये दोनों कहां पर हैं? जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। डल और वूलर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक का मणिपुर में। हमारा जवाब क्या है? चिल्का झील। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसका संस्थापक था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कि बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक है? किस राजवंश का संस्थापक है, ठीक है। बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक है? ऑप्शन ए लिख रहा है नंद वंश, ऑप्शन बी लिख रहा है हर्यक वंश, ऑप्शन सी लिख रहा है मौर्य वंश, ठीक है, ऑप्शन डी लिख रहा है कुषाण वंश, ठीक है। चलिए जरा बता दीजिए तो किस वंश का संस्थापक है कौन? बिंबिसार, नंद वंश या हर्यक या मौर्य या कुषाण? जवाब क्या होगा? हर्यक वंश होगा। कौन सा वंश होगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने किया है। किसने? बिंबिसार ने किया है। इसी वंश को हम क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार की हत्या की किसने? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने की? उदयन ने। कौन? उदयन। ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी? स्थापना किया था। कि किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र, ठीक। उदयन के बाद नागदर्शक, मुंडक, ठीक, और भी जितने लोग आए सभी ऐसा ही करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पितृहंता वंश। किसे? कौन से वंश को? हर्यक वंश। बाकी नंद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने, ठीक है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाण वंश की किसने किया था? ठीक है, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, ठीक है, क्लियर है। एक बिंबिसार किस वंश का संस्थापक है? ठीक है, बिंबिसार जो है, ठीक है, वो हर्यक वंश का संस्थापक है। कौन सा है? हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। कौन से वंश का? हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। चलिए, ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, मैं मोबाइल में देख के सारे क्वेश्चंस देख रहा हूं और आंसर आपको यहां पर कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता, ठीक, ये भी कब आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है। जरूरी विशेषता, ठीक है, ठीक, खाली स्थान छोड़ा है, को प्रमुखता देता है, ठीक है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए लिख रहा है नागरिकता, यानी कि नागरिक, क्या? नागरिक। ऑप्शन बी क्या लिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन बी लिख रहा है कि न्यायपालिका, न्यायपालिका। ऑप्शन सी क्या लिख रहा है? ठीक है, कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन डी लिख रहा है मंत्री परिषद, ठीक। अब बताइए कौन सा ऐसा अवयव है कि जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी हो सकता? क्या नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बन सकता है? क्या नहीं होना होगा तो कौन सा? नागरिक, क्योंकि नागरिकों से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। नागरिकता के बारे में आप जानते हैं, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, मतलब कि लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा किया गया शासन, यानी कि लोक शब्द क्या है? नागरिक है। लोक शब्द क्या है? नागरिक है, ठीक है, क्लियर है। लोक शब्द क्या है? नागरिक है, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चला? लोकतंत्र की जरूरी विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की जरूरी विशेषता जो है वो है हमारी क्या? नागरिक। कौन है?
है, नागरिक हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि 2017 में तो नहीं आया था, लेकिन इस बार आने की पूर्ण उम्मीद का आसान सा ही सवाल है। ठीक है, आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक, पूछ रहा है कि जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आप देखते रहे, उसके साथ ही उत्तर दीजिए अगर आपको आ रहा हो तो। ठीक है, कह रहा है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के पारित होने के समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, ठीक है, यानी उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है, वो कौन राष्ट्रपति ने किया था? राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन में लिख रहा है, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी लिख रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली। ठीक है, सी लिख रहा है क्या? शंकर दयाल शर्मा। क्या लिख रहा है? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या लिख रहा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है, कि 73वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ था तो उस समय कौन थे भारत के राष्ट्रपति? जवाब क्या होगा? क्या ज्ञानी जैल सिंह होगा? नहीं होगा, क्योंकि राजीव गांधी के समय में थे। 73वां संविधान संशोधन क्या है? ये कब पारित हुआ था? 1992 में। क्या है इसमें? ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक बनाया गया। किसके माध्यम से? 73वां के माध्यम से। कब? 1992 में। और 1992 में भारत के राष्ट्रपति थे कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? पूछ रहा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, मिड डे मील योजना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मिड डे मील योजना यानी कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ठीक है, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1977। ठीक है, पूछ रहा है कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ था, तो जवाब क्या हो जाएगा? 1995 से शुरू हुआ था। बाद में इसे संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या था? मिड डे मील योजना से था। किससे था? मिड डे मील योजना। क्लियर? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि मिड डे मील योजना कौन संचालित करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? मिड डे मील योजना, कौन सी योजना? मिड डे मील योजना कौन संचालित करता है? कौन संचालित करता है? ठीक है, कौन संचालित करता है? ठीक ठीक, आंसर बताइए सीधे, इसका तो आसान सा सवाल है। मिड डे मील योजना कौन संचालित करता है? एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किसका मानना था? ठीक है, किसका मत था कि आजादी के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। किसका मानना था? समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, जवाब जरा बताइए तो, किसने कहा था? पहला ऑप्शन लिख रहा है जयप्रकाश, जेपी। ऑप्शन बी लिख रहा है पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है। ऑप्शन सी लिख रहा है आचार्य कृपलानी। ऑप्शन डी लिख रहा है महात्मा गांधी।
ठीक है। किसने कहा था कि अब देश आजाद हो गया है तो कांग्रेस को जो है अब राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या जेपी ने कहा था? नहीं, जेपी ने किसकी बात की थी? जेपी ने लोक यानी कि दल विहीन लोकतंत्र की बात किया था, ठीक है। पंडित नेहरू तो स्वयं प्रधानमंत्री थे तो उनकी तो बात ही नहीं अलग है, ठीक है। हमारा सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी। गांधी जी का मानना था कि अब जो है कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। गांधी जी की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को। कहां पर? पोरबंदर में। कहां पर? पोरबंदर में, ठीक है, ठीक है, ठीक। 2 अक्टूबर 1969 को, ठीक। मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी का इतिहास, लंबा चौड़ा इतिहास आपको पता होगा, ठीक है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो है, ठीक है, पोरबंदर में ही हुई, ठीक। पिता उनके काठियावाड़ के रियासत के दीवान थे, ठीक है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं पर, लेकिन बाद की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, विदेश चले गए, वहां से पढ़कर आए, वकालत करने लगे, लेकिन भारत में वकालती जमी नहीं। ऐसे में ही दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी ने इन्हें एक केस लड़ने के लिए कहां भेजा? अफ्रीका भेजा। अफ्रीका गए तो वहीं के होकर रह गए, ठीक है। एक लंबा समय वहां बिताया और कब? ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। भारत आए, ठीक है। इसके पहले वहां पर अफ्रीका में भी रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। अब टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम बनाया, नटाल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक। वहां से आए, अब भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करने के बाद 1917 से अपने राजनीतिक करियर की क्या की शुरुआत की, जो कि चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है, ठीक है। कहां से? पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण, ठीक है। उसके बाद तो आप सफर जानते ही हैं, कभी खेड़ा, कभी अहमदाबाद मिल मजदूर, कभी रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है। उसके बाद जो है एक खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, लाइन से आंदोलन है, ठीक है। ये हमारे गांधी जी की बात है, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, इसे रफ करें, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल 2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक, ये सवाल पूछा गया, शायद 6 तारीख के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आपातकाल कितने प्रकार के, ठीक, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है, ठीक है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 4। सी कह रहा है 3। डी कह रहा है असीमित, ठीक है। तो जवाब क्या होगा? कितने प्रकार के आपातकाल? तो 3। आपको पता है 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल। 52 में क्या था? 52 में था राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 56 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात, ठीक है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो 3 प्रकार के आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356, 360, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। आसान सा सवाल था, 1 सेकंड का भी नहीं लगता आपको समय, आसानी से कर सकते थे। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है? केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, ठीक है। पूछा हुआ किस, ऑप्शन लिखा हुआ है 256, ऑप्शन बी लिखा है 263, ऑप्शन सी लिखा है 262, ऑप्शन डी लिखा हुआ है 280, ठीक है। किसके तहत केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है? तो कौन सा जवाब होगा? 256। यहां केंद्र व राज्य की बाध्यता की बात की गई है, अर्थात केंद्र के कानूनों को, ठीक है, राज्य पालन करवाएगा। प्रशासनिक संबंध कौन से भाग है? केंद्र राज्य संबंध में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संबंध? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठीक है, विधायी संबंध, एक तो कौन सा हो गया? विधायी संबंध। दूसरा कौन सा? प्रशासनिक संबंध। और तीसरा कौन सा होता है? वित्तीय संबंध। तो प्रशासनिक संबंधों की 256 से 263 तक इसकी व्याख्या किया गया है। इसमें 256 में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है किसी कानून का पालन कराने के लिए या अन्य किसी भी मामले में,
ठीक, किसमें 256 में। बाकी 263 में किसकी बात की गई है, अंतरराज्यीय परिषद की। यहां जान लीजिए 263 किसकी बात करता है, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की बात करता है। 262 किसकी बात करता है, ठीक है, नदी जल बंटवारा विवाद की बात करता है। क्या, नदी जल बंटवारा विवाद, ठीक है, इसकी बात करता है। 280 किसकी बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। किसकी, वित्त आयोग की बात करता है। क्लियर है, ठीक है, सारे सवाल यहाँ क्लियर हो रहे हैं, सारे ऑप्शन भी आपने देखा उसको, ठीक, सही से, ठीक है। तो यहाँ हमने जाना, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश। तो बच्चों, ठीक है, हमने आज इसमें ये वाला पॉइंट जान लिया कि 256 कौन सा संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अगले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ठीक, अगला सवाल देखते हैं जरा क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है प्रतिवर्ष, आसान सा सवाल है, 2017 में पूछा हुआ, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाता है। ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है 22 मई, ऑप्शन सी दिया है 22 मार्च, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है 8 मार्च। तो जवाब क्या होगा हमारा, ठीक है, आसान सा है, 1 सेकंड में बताएंगे। क्या, 22 मार्च, क्या होगा, 22 मार्च होगा, ठीक है, क्या होगा, 22 मार्च होगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि अगला सवाल जो है इतिहास से संबंधित है, 2017 में पूछा गया है कि सल्तनत काल के दौरान कौन से शासक ने आज के एक सांकेतिक मुद्रा की तरह, ठीक है, सवाल कुछ इस तरह लिखा हुआ था, सवाल की भाषा समझेंगे आसानी से हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान किस शासक ने वर्तमान मुद्रा प्रणाली जैसा सांकेतिक मुद्रा का चलाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, सवाल समझ में आया, ठीक है, ठीक, ऑप्शन दिया हुआ था बलबन, ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ था शेरशाह, ऑप्शन सी दिया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, ऑप्शन डी दिया था सिकंदर लोदी। ठीक है, 2017 में ये सवाल आया हुआ है, 7 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में आया, 7 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। पूछा हुआ था कि किसने आज की तरह सांकेतिक मुद्रा, क्या बलबन ने चलाया था? नहीं। शेरशाह ने भी नहीं। जवाब क्या है हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, चांदी के सिक्कों के समान तांबे के सिक्कों का, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। हालांकि ये योजना सफल नहीं हुई क्योंकि कुछ विशेषता नहीं अपनाई गई सिक्कों को बनाने में, जिसकी वजह से योजना क्या हो गई? सब असफल हो गई। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो गुलाम वंश का तीसरा वंश, ठीक है, आपको पता होगा सल्तनत काल का तीसरा वंश, पहला वंश गुलाम वंश, पहला कौन सा है? ठीक है, एक बार हम एक क्रम देख लेते हैं जरा, ठीक, ठीक है, सबसे पहले कौन है? गुलाम वंश या कहे ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है, गुलाम वंश या ममलूक वंश। कब से कब? 1206 से 1290। स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया। इसी में रजिया सुल्तान जैसा शासक हुई, तो आगे चलकर बलबन जैसा, ठीक, निरंकुश शासक भी हुआ। ठीक है, गुलाम वंश के बाद जो है किसका नंबर आया? खलजी वंश। खिलजी नहीं है, खलजी होता है, ठीक है, खलज प्रदेश में रहने वाले लोग, खलजी वंश। ठीक है, 1290 से 1320, 1290 से 1320 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना किया, लेकिन उसके भतीजे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश को आगे बढ़ाया, ठीक है, और अपने को दूसरा सिकंदर सानी की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। वही एक शासक हुआ जिसने उत्तर से लगाया दक्षिण तक के राज्यों को जीता था। ठीक है, मलिक काफूर ने एक अभियान चलाया, दिल्ली से लगाया नीचे कन्याकुमारी तक को लौट डाला था। ठीक है, किसने? ठीक है, खलजी वंश में एक कौन? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। खलजी के बाद किसका नंबर आया? तुगलक का नंबर आया। ठीक है, तुगलक वंश, ठीक है, सल्तनत काल में सबसे लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया। कब से कब? 1320 से 1414 तक।
ठीक है, 1320 से 1414 तक। और इसी में पहला तो हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद ठीक है कौन बना, उसका पुत्र कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान का नाम, उसका नाम क्या था, जौना खान। गद्दी पर बैठा तो क्या नाम हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक उच्च पढ़ा लिखा, ठीक है, लेकिन अहंकारी, घमंडी, दूसरों की बात नहीं मानने वाला। उसे लगता था जब सब मुझे ही आता है तो मैं दूसरे की क्यों सुनूं, ठीक है। ऐसे में कई सारे ऐसे निर्णय लिए जो कि समय के हिसाब ठीक थे, परंतु उस समय के हिसाब से ठीक नहीं थे। उसी में से एक क्या था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, क्योंकि देश में चांदी की कमी हो गई तो उसने सोचा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया जाए। हालांकि कुछ विशेषता नहीं अपनाएगी, जिसका परिणाम क्या रहा, ये योजना असफल होगी। चाहे इसके अलावा और भी योजनाएं रही, कराची विजय योजना भी असफल रही, खुरासान विजय योजना ठीक है असफल रही, ठीक है, एक दोआब में कृषि रही, वो भी क्या रही, असफल रही। ऐसे बहुत सारी योजनाएं उसकी क्या हो गई, असफल हो गई, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश, 2017 में भी आया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कौन सा देश भारत के उत्तर में भारत से सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है, साझा नहीं करता है, ठीक है। सवाल समझ गए, एक ऑप्शन दिया हुआ है भूटान, चीन, नेपाल, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, म्यांमार, ठीक है। तो जवाब क्या होगा, कौन सा देश उत्तर में सीमा साझा नहीं करता है, उत्तर में सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो क्या भूटान करता है, हाँ करता है, ठीक है। हम नक्शा देखेंगे कुछ इस तरह, यहाँ जाता है सिक्किम के पास, यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी तो उधर से क्या है, उत्तर ही है, ठीक है, भले ही उत्तर पूर्व की तरफ है लेकिन है उत्तर में ही, ठीक है, भूटान, ठीक है। नेपाल भी इधर फैला हुआ है, नेपाल भी करता है। चीन, ठीक है, यहां से लगा इधर फैला हुआ है, इधर करता है। तो क्या बचा, म्यांमार, म्यांमार जो है भारत के इस वाले हिस्से में है, जो कि क्या है, पूरब में सीमा साझा करता है, लेकिन कौन से दिशा में, पूरब में करता है, ठीक है, उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होगा, म्यांमार, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत कौन कौन से देशों से स्थल सीमा अपना साझा करता है, जरा बता दीजिए, तो लाइन से बताते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, पाकिस्तान, स्थल सीमा, कौन सी सीमा, स्थल सीमा, पहला कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है, अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान, ठीक। तीसरा कौन सा है, ठीक है, चीन। चौथा कौन सा है, नेपाल। पांचवा कौन सा है, भूटान। छठवां कौन सा है, ठीक है, बांग्लादेश। सातवां कौन सा है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। ये प्रमुख देश हैं जो स्थल सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा हमारी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितना, 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर, ठीक है। तो सवाल क्या था कि उत्तर में भारत के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है, तो जवाब हो गया हमारा क्या, ठीक है, भूटान, सॉरी अफगानिस्तान। यहाँ का जवाब हो गया म्यांमार, अफगानिस्तान सबसे कम सीमा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ठीक है। उड़ते हुए व्यक्ति को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आसान सा सवाल है तो आप एक मिनट में बता देंगे, ठीक है। कह रहा है नीला, क्या सही है, ठीक है, सफेद, काला, ठीक, हरा, ठीक है। पूछ रहा है कैसा
आकाश दिखाई देता है, तो जवाब क्या है, काले कलर का दिखाई देता है। कैसा, काले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? ठीक है, तो अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल 2017 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा गया था। क्या है, देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्न में से क्या, निम्न में से कौन आर्थिक अपराधों से जुड़ा है? आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है। अब आर्थिक अपराधों से जुड़ा है। ठीक है, कौन सा आर्थिक अपराधों से जुड़ा है? ऑप्शन ए लिखा हुआ था पोटा, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा था टाडा, क्या लिखा हुआ है, टाडा, ठीक है। सी क्या दिख रहा है, कोफे पोसा, क्या, कोफे पोसा, ठीक। ऑप्शन डी क्या लिख रहा है, मीसा, क्या लिख रहा है, मीसा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन जो है आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है आर्थिक अपराधों से। क्या पोटा, टाडा, मीसा? नहीं। ठीक है, जवाब क्या होगा, कोफे पोसा। कौन सा, कोफे पोसा। कोफे पोसा की बात करें तो वर्ष 1974 में, कब, 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा किसके लिए, अवैध स्मगलिंग के खिलाफ, अवैध स्मगलिंग यानी कि आर्थिक गतिविधियां हो गई शामिल, ठीक है, अवैध स्मगलिंग के खिलाफ क्या लागू किया गया, कोफे पोसा लागू किया गया। क्या लागू किया गया, कोफे पोसा। मीसा की बात करें तो वर्ष 1971 में, कब, इंदिरा गांधी द्वारा मीसा 1971 में। इसमें क्या था, इसमें कि डीएम व एडीएम किसी को भी बिना कारण बताए कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, बाद में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया, बाद में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्या है, कोटा। वाजपेयी जी द्वारा 2002 में लाया गया था। कब आया था, 2002 में। आतंकवाद, ठीक है, अपराध से जुड़ा हुआ कौन, 2002 में आया था। लेकिन जब यूपीए की सरकार बनी तो 2004 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 2004 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये भी अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगला क्या था, टाडा, ठीक, राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, राजीव गांधी द्वारा। कब लाया गया था, 1985 में, ठीक, 1985 में। ये भी अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या हमारे ये आर्थिक अपराध पूछा हुआ था, तो जवाब क्या है, कोफे पोसा। इसके अलावा कुछ और भी इस तरह के कानून है, जैसे कि एनएसए 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में, इंदिरा गांधी द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, ये सब तो सुना होगा आपने। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्या, यूएपीए, क्या, ठीक, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 1967 में आया था, बाद में मजबूत होता गया। 2019 में इस एनडीए सरकार ने इसे और ज्यादा मजबूत कर दिया। अभी भी चल रहा है, कौन सा, यूएपीए चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती उम्र व, ठीक है, साइंस का सवाल है, बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ठीक है, पूछ रहा है क्या, बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लिखा था ऑर्निथोलॉजी, क्या लिखा था, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या लिखा था, जेरेंथोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या लिखा था, पेडोलॉजी, क्या लिखा था, पेडोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या लिखा था, ओल्डोलॉजी, क्या लिखा था, ओल्डोलॉजी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जवाब होगा जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो या जेरेंटो है ये, ठीक, जेरेंटोलॉजी क्या है, जेरेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है, ये तो है पक्षियों का अध्ययन, किसका, पक्षियों का। पेडोलॉजी किसका है, मृदा का अध्ययन है। ओल्डोलॉजी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बढ़ती उम्र व वृद्धावस्था का अध्ययन, ठीक है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिना मिट्टी के उपस्थिति की, यानी कि बिना मृदा में की उपस्थिति के की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बिना मृदा में
की जाने वाली खेती, की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? खेती क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जब हम सीधे इसका आंसर बताएंगे तो एक आंसर क्या है इसका? हाइड्रोपोनिक्स है। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में होने वाली खेती, यानी कि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो किसमें मिला दिए जाते हैं? जल में मिला दिए जाते हैं। किसमें मिला दिए जाते हैं? जल में मिला दिए जाते हैं, ठीक। जैसे सिंघाड़ा वगैरह की खेती है, ये क्या कहलाती है? हमारी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है वन संरक्षण व संवर्धन। क्वेश्चन क्या है? वन संरक्षण व संवर्धन किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? ठीक है। ऑप्शन ए लिखा है सेरीकल्चर, ठीक। ऑप्शन बी लिखा है क्या? ओलेरीकल्चर, ठीक। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? सिल्वीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है? पीसी कल्चर, ठीक। क्या पूछा हुआ है? पूछ रहा है कि वन संरक्षण व संवर्धन कौन से अध्ययन खेती के तहत आता है? कौन से कल्चर के तहत? तो क्या सेरीकल्चर है? नहीं। सेरीकल्चर किससे है? रेशम पालन से है। किससे? रेशम से। ओलेरी किससे है? तो सब्जियों से है। किससे जुड़ा हुआ है? सब्जियों से। सिल्वीकल्चर जुड़ा हुआ है। हमारा जवाब क्या हो गया? आंसर हो गया सिल्वीकल्चर। पीसी कल्चर किससे है? मछलियों से, यानी मत्स्य से है। किससे है? मत्स्य से है, ठीक है, मछलियों से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्या? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देखें। ऑप्शन कह रहा है सेल्डन ने। किसने? सेल्डन। ऑप्शन बी क्या लिख रहा है? स्वान, ठीक है। क्या लिख रहा है? स्वान। ऑप्शन सी लिख रहा है रॉबर्ट हुक। क्या लिख रहा है? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी क्या लिख रहा है? ठीक, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ठीक है। अब बताइए क्या जवाब होगा? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, सेल्डन ने कि स्वान ने कि रॉबर्ट हुक कि ए व बी दोनों, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या है? ए व बी दोनों। कौन सा? डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। सेल्डन और स्वान ने 1829 में, कब? 1829 में एक कोशिका सिद्धांत दिया। क्या कहता है? सेल्डन ने कहा कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि स्वान ने कहा कि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने 1665 में मृत कोशिका भित्ति की खोज की थी। किसकी किया था? कोशिका भित्ति, एक कार्क टिश्यू में। किसमें? कार्क टिश्यू में। आगे चलकर 1676 में, कब? 1676 में ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में जीवित कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया? जीवित कोशिका की खोज। किसमें? जीवाणुओं में। कब? एक 1676 में। एंटोनी ल्यूवेनहॉक का नाम आया तो जान लीजिए, ठीक है। इन्होंने ही प्रोटोजोआ की खोज किया था, ठीक है। इन्होंने आरबीसी की खोज किया था, ठीक है। शुक्राणुओं की भी खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है। किसने? ठीक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ऑप्शन लिख रहा है क्रैमर। किसने? क्रैमर। ऑप्शन बी फिर से लिखा रॉबर्ट हुक। क्या लिखा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। ऑप्शन सी लिख रहा है क्या? गोल्डफस। ऑप्शन सी क्या लिख रहा है? गोल्डफस, ठीक है। क्या लिख रहा है? गोल्डफस। डी क्या लिख रहा है? वाल्डेयर। क्या लिख रहा है? वाल्डेयर, ठीक है। ऑप्शन पूछा हुआ है आपसे कि किसने खोज किया था कोशिका झिल्ली की, तो जवाब क्या है हमारा? क्रैमर ने। किसने किया था? क्रैमर ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा था? कोशिका की खोज किया था। अभी बताया आपको क्या?
कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। गोल्डफस्ट ने क्या खोजा था? प्रोटोजोआ शब्द दिया था। क्या दिया था? प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने। वाल्डेयर ने गुणसूत्र, क्या? गुणसूत्र। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, गुणसूत्र। ठीक है, तो बच्चों, ठीक मित्रों, हमने जो है आपको आज कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो कि दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसी ही 2 श्रृंखला और जो है, ठीक है, जीएस के प्रश्नों की मैं मनीष कुमार सिंह आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर ठीक हमारा बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब भी हमारे वीडियोज पड़े आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। जो भी लोग दे रहे हैं ये परीक्षा दिल्ली पुलिस की, वे ये श्रृंखला जरूर देखें। 14 दिसंबर से पहले तक 2 या 3 वीडियो और हम पर डालेंगे ऐसे ही, ठीक, कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम आपको, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो पहले आ चुके हैं तथा आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। साथ ही साथ उसका संपूर्ण विश्लेषण कर लिया, एकदम उसका पोस्टमार्टम कर लेना है हर सवाल का। ठीक है, जिससे कि एक सवाल पढ़े तो 4 सवाल तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।